So today we are going to discuss JEE Mains paper which was held on 7th of January 2020, second shift or evening shift. So here is our first question. पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है consider the following reaction. Which of these following are possible and which of these following are not possible? तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन आपका फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शंस की जो लिमिटेशंस हुआ करती थी उन लिमिटेशंस के ऊपर आधारित है। आपका एक बहुत बेसिक सा लिमिटेशन हम लोग फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शन के अंदर समझते थे। हम ऐसा देखते थे कि बहुत सिंपल सी बात समझाई जाती थी फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शन के अंदर कि जब भी आप कभी फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शन करो और जब एल्काइल हैलाइड को लो तो एल्काइल हैलाइड आपका एराइल हैलाइड या फिर विनाइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। मतलब मैं एक आपको लिमिटेशन लिखता हूँ कि एराइल हैलाइड्स एंड vinyl halides never give Friedel-Crafts reaction। तो आपके एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड्स फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, जिसके आधार पे आपका सीधा-सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी गलत है। लेकिन वैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता सकता हूँ, जैसे मान लो तो ऑप्शन नंबर ए में जब आप क्लोरोबेंजीन को AlCl3 के प्रेजेंस में लेके चलोगे, अगर मान लो फ्रीडल-क्राफ्ट जैसा रिएक्शन इसमें हो जाए, तो यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन क्या बनेगा? यहाँ पे कार्बोकैटायन ये बनेगा, मतलब कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ, तो सी ऑप्शन के अंदर भी कुछ ऐसा सा ही है कि इसमें जो आपने अल्काइल हैलाइड ले रखा है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड पे Cl जुड़ा हुआ है, मतलब कि विनाइलिक क्लोराइड है ये आपके पास। इस पे भी अगर आपने AlCl3 ले लिया, तो इससे जो आपका कार्बोकैटायन बनेगा, वो कैसा बनेगा? वो कुछ ऐसा सा कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब कि डबल बॉन्ड के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। मैं इन दोनों के लिए लिखूं कि दे आर हाईली अनस्टेबल। स्टेटमेंट होल्ड फॉर बोथ ऑफ देम। इसके लिए भी, इसके लिए भी दे आर हाईली अनस्टेबल। तो अगर आपका कार्बोकैटायन ही इतना अनस्टेबल बन रहा है, तो इस रिएक्शन के होने की संभावना ही नहीं है, इस रिएक्शन के होने की फिजिबिलिटी ही नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो मैं आपसे कहूं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में बीच में बनने वाला जो कार्बोकैटायन है वो हाईली अनस्टेबल है। इस कारण की वजह से ए और सी को मैं एलिमिनेट करता हूँ। बाकी बची आपकी रिएक्शन बी और रिएक्शन डी। तो रिएक्शन बी और रिएक्शन डी में कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एक बिल्कुल एनसीईआरटी की थ्योरी पे आधारित एक क्वेश्चन बनाया गया, ऑप्शन बनाया गया। बोलता है कि अगर आप Cl2 को एक्सेस में लेके चलो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डार्क में, ऐसे में अगर आपने Cl2 एक्सेस में ले लिया तो जितने भी हाइड्रोजन अवेलेबल हैं बेंजीन के ऊपर, वो सारे के सारे क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, ये सही ऑप्शन है। सिमिलरली अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ, तो डी ऑप्शन तो आपका बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ऑप्शन लग रहा है। क्यों? क्योंकि डी ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें, तो डी ऑप्शन के अंदर जो कार्बोकैटायन बनेगा, जैसे मैंने ऊपर इन दोनों के बारे में बना के दिखाया, उसी तरीके से अगर मैं इसके बारे में कहूँ और इसके अंदर आपको बात करूँ, तो इसके अंदर ये कार्बोकैटायन बनेगा। और ये कार्बोकैटायन बाकायदा एलाइलिक कार्बोकैटायन है, और एलाइलिक कार्बोकैटायन रेजोनेंस से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो बिकॉज़ ऑफ द रेजोनेंस दिस एलाइलिक कार्बोकैटायन विल बी वेरी, वेरी स्टेबल, हाइली स्टेबल। तो इस कारण की वजह से अगर आपका कार्बोकैटायन इतना स्टेबल बन रहा है, तो रिएक्शन बहुत आराम से हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी बहुत प्यार से, बहुत आराम से होगा। और ये जो आपसे क्वेश्चन इसने पूछा कि व्हिच ऑफ दीज़ रिएक्शंस आर पॉसिबल, तो उसमें मैं बोलूँगा बी और डी आर द पॉसिबल रिएक्शंस, ए एंड सी ऑप्शंस आर नॉट द पॉसिबल रिएक्शन। तो बी और डी किसमें दिख रहा है? बी और डी आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो आंसर शुड बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ केमिकल काइनेटिक्स से बनाया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा-सा मेरे को कुछ फॉल्ट लगता है हल्का-सा, कि इसने यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं बना के दिया। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन डिज़ाइन कर ही रहा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का आपको रेट पता है, बैकवर्ड का बताना है, ये सारी बातें जब ये कर ही रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम साइन बना के देना चाहिए था। इसको ऐसा देना चाहिए था कि रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। और उसमें भी ये जो आपके स्टेप्स हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन स्टेप, बैकवर्ड डायरेक्शन स्टेप्स, वो स्टेप्स आपके एलिमेंट्री स्टेप्स हैं कि नहीं, कुछ नहीं पता है। तो थोड़ा-सा कुछ तो फॉल्ट, थोड़ा-सा फॉल्ट तो है क्वेश्चन के अंदर। तो फिर भी लेकिन जो दिया है उसके हिसाब से अज़्यूम करते हैं एक बार। देख लेते हैं एक बार इसने हमें क्या दिया है। इसने हमें दिया है 2H2 है, प्लस 2NO है। मैं इसको अज़्यूम कर लेता हूँ कि रिवर्सिबल है। N2 और 2H2O बना रहा है। ऐसी रिएक्शन का मान लो अगर मैं इक्विलिब्रियम मान के चलूँ इसको,
और के इक्विलिब्रियम या फिर के सी इस रिएक्शन का निकाला जाए, तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, जो कि हम पढ़ते भी थे कि के सी ऑफ रिएक्शन इज़ नथिंग बट के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। इसके आधार पे अगर मैं इसको बना लिख दूँ कुछ रिएक्शन को और एलिमेंट्री स्टेप मानते हुए ही लिख दूँ, तो इसको मैं लिखूँगा N2 H2 की पावर 2 H2O की पावर 2 सॉरी देन H2 की पावर 2 NO टू द पावर 2 और इस इक्वेशन से एक बार ज़रा मैं निकालने की कोशिश करूँ कि इस इक्वेशन से आपका K फॉरवर्ड कितना आ रहा है? तो K फॉरवर्ड आपका आ रहा है कितना? K फॉरवर्ड आ रहा है आपका KB इंटू N2 H2O टू द पावर 2 H2 टू द पावर 2 NO टू द पावर 2 ये आपका है जी KF मतलब रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आ गया। अच्छा जी, अगर ये इक्विलिब्रियम है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। और क्वेश्चन में आपको साफ-साफ दे रखा है कि द ऑब्जर्व्ड रेट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज रेट इज इक्वल्स टू KF इंटू NO टू द पावर 2 एंड H2 की कंसंट्रेशन। तो इसको मैं लिख दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन गिवन है, जो कि क्या गिवन है? जो कि गिवन है KF इंटू NO टू द पावर 2 एंड H2। अब भाई मैं क्या करूँ? यहाँ से मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबी निकाल के दिखाओ। अब मैं आरबी निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आरबी निकालूँ तो जैसा कि ऊपर वाले रिएक्शन में दिख रहा है आरबी मस्ट बी इक्वल्स टू आरएफ और यहाँ से यूज़ करके मैं बोल दूँ कि आरबी इज़ इक्वल्स टू क्या? आरबी इज़ इक्वल्स टू केएफ इंटू एनओ की पावर 2 H2 ठीक है जी? और जो आरबी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ से उठा के केएफ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ये केएफ को उठा के मैं अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरा आरबी ज़रा क्या आ जाएगा देखते हैं। देखना ज़रा, यहाँ से आ जाएगा आरबी इज़ इक्वल्स टू आ गया केबी इंटू N2 इंटू H2O टू पावर 2 NO टू द पावर 2 H2 डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 2 द कंसंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2। अब देखते हैं ज़रा क्या-क्या कैंसल आउट हो रहा है और क्या-क्या कैंसल आउट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं देखूँ H2 से ये स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। अगर मैं देखूँ NO टू द पावर 2 से NO टू द पावर 2 कैंसल आउट हो गया। आरबी यहाँ से क्या आ गया उसको ज़रा एक बार लिख लेते हैं। आरबी आपका आ गया इज़ इक्वल्स टू केबी इंटू N2 H2O टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H2। क्या ऐसा कहीं किसी ऑप्शन में दिख रहा है? वी हैव टू चेक, लेट मी चेक। ऐसा आपको दिख रहा हो केबी इंटू N2 इंटू H2O की पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन। तो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है? ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसने डिज़ाइन किया। आपको एनायन की स्टेबिलिटी जज करनी है और वो एनायन क्या है? एल्कोक्साइड आयन है। इन तीनों में अगर मैं जज करूँ तो इन तीनों में आपको क्या बात नज़र आती है? ज़रा ध्यान से देखिएगा। सुंदर क्वेश्चन है। तो अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देखो और ऑब्जर्व करो, तो ये पूछता है कि ये नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव आपका कहाँ ज़्यादा स्टेबल है? तो अगर आप तीनों रिएक्शंस में देखो, तो आपको क्या-क्या फिनोमिनन होता हुआ नज़र आ रहा है। इस रिएक्शन के अंदर तो मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ NO2 का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर दिख रहा है, वो भी कैसे? इंडक्टिव इफ़ेक्ट से। इस रिएक्शन के अंदर इंडक्टिव इफ़ेक्ट से विथड्रॉइंग नेचर तो दिख ही रहा है, साथ के साथ ये जो आपका नेगेटिव है, ये रेज़ोनेंस भी कर पा रहा है। तो यहाँ मेरे को रेज़ोनेंस भी नज़र आ रही है और रेज़ोनेंस डोमिनेट करती है इंडक्टिव को, इस कारण की वजह से अभी तक जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा फर्स्ट और सेकंड, उनके बीच में मेरे को दिख रहा है सेकंड वन शुड बी मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर्ड टू योर फर्स्ट वन। अच्छा, इन दोनों में भी देख लेते हैं एक बार। इसमें अगर मैं देखूँ तो इसमें आपका ये इलेक्ट्रॉन अगर रेजोनेंस कर जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएँगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएँगे, यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसा-सा, ये इसको तो हमने छेड़ा नहीं।
और ये नेगेटिव आपका जाके एक बार और रेजोनेंस कर सकता है इस NO2 के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके रेजोनेंट स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं और बल्कि मैं कहूँ कि यहाँ पे जो ये NO2 लगा है ये रेजोनेंस से इससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। तो बाकी 2 स्टेप्स में जो NO2 लगा है वो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट से विथड्रॉ कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से विथड्रॉ कर रहा है, ये रेजोनेंस से विथड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि NO2 इज़ इलेक्ट्रॉन withdrawing by resonance, जबकि इन दोनों केसेस में NO2 is electron withdrawing by inductive effect। और आप जानते हो कि रेजोनेंस इफेक्ट थोड़ा-सा ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, जिस कारण की वजह से जब NO2 रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग माना जाएगा, ज़्यादा स्टेबलाइज़ माना जाएगा एज़ कम्पेयर टू जब इंडक्टिव से खींचेगा। इस कारण की वजह से थर्ड स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। बल्कि मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर 2 बार रेजोनेंस हो रही है इस नेगेटिव चार्ज की। ये एक बार रेजोनेंस हुई, फिर ये दूसरी बार रेजोनेंस हुई। तो हम ऐसा भी बोलते हैं मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज़ द डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई मोर विल बी द स्टेबिलिटी। That's why third one must be the most stable, then the second one, then the first one. So answer should be C, then B, then A. So answer should be your option number third. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इट इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर क्या क्या। इनमें जो आपके दो रिएक्शंस हो रहे हैं, इन रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या बनेगा। तो रिएक्शन बहुत आसान से बहुत याद रखने वाले रिएक्शन है। पीबल ऑफ चैप्टर के अंदर जब हम हेलोजेंस के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे हम ये टिपिकल सी रिएक्शन पढ़ते हैं कि अगर थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर कंडीशंस लेके चलो, ताकतवर से मेरा कहने का मतलब है अगर आप हॉट कंसंट्रेटेड सिचुएशन लेके चलो, तो ऐसे में Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट होता है किस तरीके से? ये बनाता है एक तो Cl माइनस और एक बनाता है जी आपका ClO3 1 माइनस, मतलब क्लोराइड और क्लोरेट। ठीक है जी। और एक दूसरी रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि जब आप Cl2 को थोड़ा-सा माइल्ड कंडीशंस में लेके चलो, बेसिक मीडियम में, तो ऐसे कंडीशन में ये बनाता है Cl माइनस और ClO माइनस। मतलब कि एक तो बनाता है क्लोराइड और एक बनाता है हाइपोक्लोराइट। तो ऐसा ही कुछ रिएक्शन यहाँ पे इसने करवाने की कोशिश करी। एक बार थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशन में, एक थोड़ा-सा माइल्ड कंडीशन में। एक बार उसने कहा है कि आपसे हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन में हो रहा है और एक बार कह रहा है कि ड्राई कंडीशन में, दोनों में बेसिक मीडियम में Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। तो अगर इस तरह की रिएक्शन में यहाँ पे कराने की कोशिश करूँ तो क्या-क्या बनेगा ज़रा देखें। यहाँ से बनेगा Cl माइनस आयन और ClO3 माइनस आयन। इनको सोडियम्स के साथ जब आप लगा दोगे तो क्या-क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा आपका NaCl और साथ में बनेगा NaClO3। जबकि यहाँ क्या बनेगा, आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम का हाइड्रॉक्साइड है, तो यहाँ पे कैल्शियम के क्लोराइड्स बनेंगे। दैट्स व्हाई ये बनेगा CaCl2 और यहाँ बनेगा CaOCl होल ट्वाइस। मतलब कि ये बना आपका कैल्शियम क्लोराइड, जबकि ये आपका बना कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये बना आपका सोडियम क्लोराइड, जबकि ये बना आपका सोडियम क्लोरेट। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन में ये कह क्या रहा है। क्वेश्चन में ये कहना चाहता है आपसे कि इसमें क्या-क्या प्रोडक्ट बने। तो देखते हैं जरा कौन-कौन से प्रोडक्ट आपके मेंशन हो रहे हैं। इसने देखो कहीं पे भी ये जो आपका Cl माइनस जो बन रहा है, ये तो ऑप्शंस में दिए ही नहीं है। ऑप्शंस में दिए हैं पीछे वाले, ये दोनों। तो इन पीछे वालों को एक बार चेक कर लेते हैं। जब जहाँ पे भी NaClO3 बोल रहा होगा, जहाँ पे भी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोल रहा होगा, उन ऑप्शंस को हम टिक लगा देंगे। तो देखते हैं एक बार ज़रा क्या कहता है। ये कहता है कि NaClO3 और CaOCl2, मतलब कि आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। आपसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, वो करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। बहुत बार बच्चे ऐसी गलती करे आते हैं, उन्हें लगता है शायद करेक्ट पूछ रहा है और ढंग से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। मान लो उन्होंने ऑप्शन नंबर ए को देखा और
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट निकला, उनके मन में चल रहा है कि उसने करेक्ट पूछा, वो फटाफट से ऑप्शन ए को टिक किया उन्होंने और नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच गए। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, देखें कहाँ-कहाँ पे करेक्ट पूछा है, कहाँ-कहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। बहुत ईज़ी सा सिंपल सा क्वेश्चन, लैम्डा एम नॉट दे रखा है आपका, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, कहीं-कहीं कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी नज़र आ रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को मैं थोड़ा-सा ज़रा मेंशन कर देता हूँ, देखना एक बार। जैसे मेरे को वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एक तो H2O यहाँ पे दिख रहा है। बस, बाकी सब आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही दिख रहे हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिख रहे हैं, उनको आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अपने कैटायन एनायन में तोड़ दो। ऐसा करने से जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि आपको चारों रिएक्शंस चेक करनी पड़ेगी। मान लो कि मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन को NaBr को तोड़ के लिख सकते हो आप लैम्डा m नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ Br माइनस लैम्डा m नॉट ऑफ Na माइनस लैम्डा m नॉट ऑफ I माइनस। ये कहता है इट इज इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट ऑफ के प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ बी आर माइनस माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ एन ए प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ बी आर माइनस। तो अगर आप इस तरह की रिएक्शन तोड़ोगे तो कैंसिल आउट द स्पेसिस, जो भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव में दिख रहे हैं सेम स्पेसिस, अगर जैसे कि मेरे को Na प्लस दिख रहा है, मैंने इनको काट दिया और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे को सॉरी ये बी आर माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो Na प्लस भी नेगेटिव में हो जाएगा और बी आर माइनस का मोलर कंडक्टेंस भी आपका नेगेटिव में हो जाएगा, जिस कारण की वजह से बी आर माइनस भी आपस में कट जाएंगे। आपकी रिएक्शन के पास बचा एक बी आर माइनस, एक आई माइनस और यहाँ आपको दिख रहा है एक के प्लस और एक Na प्लस। तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है। ठीक है ना? तो ये साफ-साफ आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 आपका इनकरेक्ट है। तो इसलिए आंसर तो हमें पकड़ में आ गया, ऑप्शन नंबर 1 है आपका जो कि इनकरेक्ट है। चाहो तो आप ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 को भी आपस में चेक कर सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से कि हमने ऑप्शन नंबर 2 चेक किया। ऑप्शन नंबर 2 चेक किया तो मैंने क्या लिखा लैम्डा एम नॉट ऑफ H2O, जो कि मैंने बोला वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको नहीं तोड़ के दिखाएंगे। जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे सिर्फ उन्हीं को तोड़ेंगे। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl मतलब लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ OH माइनस आयन माइनस lambda m naught of Na plus ion माइनस lambda m naught of Cl माइनस आयन। नाउ कैंसिल आउट द स्पेसेस, जो भी प्लस माइनस में आपके कैंसिल आउट हो रही है, जैसे कि Na प्लस से Na प्लस कट रहा है, Cl माइनस से Cl माइनस आयन कट रहा है और इफेक्टिवली आपको दिख जाएगा lambda m naught of H2O इज इक्वल टू lambda m naught of H प्लस आयन प्लस lambda m naught of OH माइनस आयन, जो कि बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। ठीक है ना? अच्छा जी, मैं सेकंड को भी देख लेता हूँ एक बार। नेक्स्ट मतलब कि थर्ड, आपको ये कहता है कि lambda m naught of K प्लस प्लस lambda m naught of Cl माइनस माइनस lambda m naught of Na प्लस माइनस lambda m naught of Cl माइनस इक्वल्स टू lambda m naught of K प्लस प्लस lambda m naught of Br माइनस माइनस lambda m naught of Na प्लस माइनस lambda m naught of Br माइनस। नाउ कैंसिल आउट द स्पेसेस, कौन-कौन सी स्पेसेस कैंसिल आउट हो जाएँगी? यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपका Cl माइनस से Cl माइनस आयन कैंसल आउट हो गया यहाँ पे तो, और यहाँ पे आपका Br माइनस से Br माइनस कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ बचा क्या? लैम्डा एम नॉट ऑफ K प्लस माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस। यहाँ पे भी आ रहा है लैम्डा एम नॉट ऑफ K प्लस माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस। इस कारण की वजह से ऑप्शन 3 आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बताना था। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 4 भी एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Br माइनस माइनस lambda m naught of Na plus minus lambda m naught of Cl minus equals to lambda m naught of K plus lambda m naught of Br minus minus lambda m naught of K plus माइनस lambda m naught of Cl माइनस। एक बार कैंसिल आउट करके देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है। आपका यहाँ पे कट रहा है जी Na प्लस कट रहा है, और यहाँ पे भी अगर मैं देखूं कि आपका क्या क्या कट रहा है तो यहाँ पे K प्लस कट रहा है। इफेक्टिवली आपके पास रह गया lambda m naught of Br माइनस माइनस lambda m naught of Cl माइनस, और इस तरफ भी रह गया lambda m naught of Br माइनस माइनस lambda m naught of Cl माइनस आयन। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट बताना है, तो दैट्स व्हाई आंसर शुड बी 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सुंदर, बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया।
वैसे तो कहने को इसके पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इसका पूरा डायग्राम बनता है और उस डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी जाती है। मैं आपको एक छोटा-सा शॉर्टकट सिखाता हूँ और जल्दी से उससे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको सिखाया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर बताना है उस स्पीशीज़ के अंदर, चाहे वो आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो कुछ, डायटोमिक, चाहे आपके पास कैटायनिक फॉर्म में हो या फिर एनायनिक फॉर्म में हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो और इधर लिख देता हूँ मैं बॉन्ड ऑर्डर। तो एक बहुत ही ईज़ी सा छोटा-सा शॉर्टकट सा तरीका समझाते हैं। बोलते हैं बच्चों से कि याद कर लो कि जब भी कभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे, तब ऑलवेज़ आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस पे बढ़ते जाओ, मतलब जब भी कभी आपके न टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 होंगे, 16 होंगे, 17 होंगे, 18 होंगे, 19 होंगे, 20 होंगे, तो इनका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि 14 पे आप 3 याद कर लो। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे-वैसे 0.5 डिक्रीज़ करते जाना, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 होंगे, तो ऑलवेज़ बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। जब भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 आएगा। जब भी 17 होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। जब भी 18 होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आएगा। 19 होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 0.5 आएगा। 20 जब भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 आएगा। सिमिलरली अगर मैं ऊपर को जाऊँ, तो मैं बोलूँ 13, 12, 11, 10, 9, 8, यहाँ पे भी हमें सेम काम करना होता है। जब भी कभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। जब भी कभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। 11 होंगे तो 1.5 आएगा। 10 होगा तो 1 आएगा। 9 होगा तो 0.5 आएगा। और अगर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल तो आपके पास 0 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। फिलहाल अगर मैं देखूँ तो आपके पास क्या है? आपके पास एक Cn- है। Cn- के अंदर अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने आएँगे? आएँगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। बस जी 14 इलेक्ट्रॉन्स देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होगा। मतलब कि आंसर या तो 3rd या 4th ऑप्शन में से कुछ है। अब रही बात डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के लिए भी शॉर्टकट है। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के लिए शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि आप हमेशा याद रखो, जब भी कभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी कभी आपके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ऑलवेज़ आपका डायमैग्नेटिक आएगा। और जब भी कभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपके पास पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ होगी। लेकिन ये जो आपको शॉर्टकट सिखाया, इसका एक थोड़ा-सा एक्सेप्शन है। मैं बोलूँ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कब-कब? नंबर 10 एंड नंबर 16। मतलब 10 नंबर 10 और नंबर 16 वैसे कहने के लिए इवन नंबर है, डायमैग्नेटिक होने चाहिए, लेकिन होते हैं पैरामैग्नेटिक। तो सिर्फ 10 और 16 को थोड़ा-सा आप याद रखना शॉर्टकट में। बाकी अगर इसको याद रख लेते हो तो नॉर्मल है कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे डायमैग्नेटिक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पैरामैग्नेटिक है। तो फिलहाल अगर मैं देखूँ 14 है, तो 14 पे आना चाहिए क्या? डायमैग्नेटिक। तो उस आधार पे मैं सिंपल सा आंसर क्या बताऊँ? मैं आंसर बताऊँ कि आपका आंसर आना चाहिए 4th वन, कि ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3 और आएगा डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो सिंपल थ्योरी में ये क्वेश्चन पढ़ाते ही हैं, हम ये सिचुएशन पढ़ाते ही हैं। बोलते हैं कि जब भी कभी आपके पास Ma2B2 हो, अब चाहे आप इसमें टेट्राहेड्रल बना लो, चाहे आप इसमें स्क्वायर प्लेनर बना लो, किसी भी केस में आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ ही नहीं पाएगा, जिस कारण की वजह से आंसर तो मेरे को जी पहले दिख गया 0-0 आंसर होगा। ठीक है ना? वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास Ma2B2 टाइप स्ट्रक्चर है, अगर वो sp2 बना रहा है, dsp2 बना रहा है, मतलब एक बार टेट्राहेड्रल बना रहा है, एक बार आपका स्क्वायर प्लेनर बना रहा है, तो ऐसे में बताओ भाई कि कब आपका कितने-कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप दिखा पाओगे। अगर आपके पास जो लिगैंड है A वो आपका यूनिडेंडेड न्यूट्रल लिगैंड है, जबकि B वो आपका मोनो एनायनिक लिगैंड्स है। वैसे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो सिंपल ये कहूँ कि आपके पास कोई M है, अगर आपने टेट्राहेड्रल बना रखा है, तो टेट्राहेड्रल बनाते वक़्त M के पास अगर आप ऐसा कुछ लगा देते हो A यहाँ, B यहाँ, B यहाँ, तो जी ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर आपको नहीं दिखता है ऑप्टिकली इनएक्टिव तो मैं वैसे भी आपको बता दूं कि वैसे भी अगर आप देखो तो मान लो आप एक प्लेन पास कर दो इन दोनों बी से होता हुआ, तो बी से होता हुआ जो प्लेन होगा वो इस मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ्स में तोड़ देगा, वेयर वन हाफ विल बी द मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। इसकी वजह से ये प्लेन क्या कहलाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो होता ही है, जिस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और स्क्वायर प्लेनर उसमें भी सेम ही कहानी है। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर का भी इस तरीके से डायग्राम बना ही दूं, चलो कि भाई आपके पास है एक ए यहाँ, बी यहाँ, बी यहाँ, चाहे ऐसे बना लो, चाहे आप ट्रांस बना लो, कैसे भी कर लो, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर आपको कुछ भी नहीं दिखता है, तो मैं इसमें भी आपसे कह सकता हूँ, आप ऐसा करके प्लेनो सिमेट्री इसमें डाल दो, आपको फिर दिख जाएगा अगर वैसे नहीं दिखता है तो।
ठीक है जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आप ट्रांस बनाओगे तो भी आपको प्लेनो सिमेट्री दिख जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो किसी भी रूप में कह लो लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव तो होंगे ही दोनों के दोनों। सो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अल्काइल हैलाइड चैप्टर से हेलो एल्कीन से डिजाइन करा है। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में जो मेन बात कही गई है वो क्या है? मेन बात जो मेन स्टफ है वो क्वेश्चन का वो ये है कि आपके पास 2 तरीके के आपको बेसेस दिख रहे हैं। बेस कहो या न्यूक्लियोफाइल कहो, 2 तरह के आपको बेसेस दिख रहे हैं। इनको अगर मैं देखूँ तो एक है आपका इथॉक्साइड और एक है आपका टर्शियरी बुटाऑक्साइड। इसको कहता है ए, इसको कहता है बी। एक बार ज़रा हम भी इसको लिख लेते हैं कहीं साइड में। मैं लिख लेता हूँ कि आपके पास ए क्या है? ए है आपके पास CH3CH2O- इथॉक्साइड आयन। जबकि बी क्या है? बी है आपके पास टर्शियरी बुटाऑक्साइड आयन। टर्शियरी बुटाऑक्साइड आयन। अगर हम एक छोटा-सी इसमें थ्योरी लगाएँ कि यहाँ पे कि जो कार्बन की चेन है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होगी जिसकी वज़ह से इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये तीनों के तीनों CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे जिसकी वज़ह से ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। जिसकी वज़ह से अगर देखा जाए तो इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है अगर मैं इसको डेज़िग्नेट करना चाहूँ, तो मैं बोलूँ ये क्या होगा, ये रिलेटिवली रिलेटिवली बोल रहा हूँ भाई। वैसे देखा जाए तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन रिलेटिवली अगर देखा जाए तो रिलेटिवली ये हार गया टर्शियरी बुटाऑक्साइड से, ये रिलेटिवली वीक बेस है। सिमिलरली ये रिलेटिवली ऊपर वाले से स्ट्रॉन्ग बेस है। और जैसे-जैसे बेस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वैसे-वैसे एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा। और भी ख़ास तौर पे जब आप कह रहे हो कि आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, तो जैसे कि टर्शियरी बुटाऑक्साइड आयन तो वो एलिमिनेशन करेगा। जबकि अगर आपने इथॉक्साइड आयन डाल दिया, तो ऐसे केस में एलिमिनेशन भी कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है, पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा करेगा सिंस ये 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री पे SN2 रिएक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और SN2 के अंदर अगर आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल हो तो वो सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा करेगा रेदर देन एलिमिनेशन करने की। E2 कम होगी, SN2 ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से मैं यहाँ से बोलूँ सिंपल सा इफेक्ट कि अगर मैं इस केस में देखूँ तो इस केस में तो आपका जी सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा, एलिमिनेशन कम होगा। ए केस में तो सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा, एलिमिनेशन कम होगा। जबकि बी केस में आपका सब्स्टिट्यूशन कम होगा, एलिमिनेशन ज़्यादा होगा। तो अगर आप इन दोनों केसेस को देखो तो कहीं न कहीं आपके ऑप्शंस मैच कर जाएँगे। यहाँ थोड़ा-सा कम दिख रहा है, थोड़ा-सा हो सकता है विज़िबिलिटी कम हो, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। एक्चुअली में ये क्या है, ये लिखा है KS सब्स्टिट्यूशन होने की टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। ये लिखा है KE और इन सारे ही ऑप्शंस में ये लिखा है KE, 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 KE सब KE ही लिखे हैं, KS कहीं नहीं लिखा है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं ऐसा बोलूँ कि ये चारों ऑप्शन में ये पूछना चाह रहा है एलिमिनेशन किसमें ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा। तो आप अगर देखें तो टर्शियरी बुटाऑक्साइड के केस में एलिमिनेशन आपका ज़्यादा होगा, इस केस में एलिमिनेशन कम होगा। मतलब कि अगर आप बात करो केई की तो केई तो भाई बी वाले में ज़्यादा होगा, केई आपका ए वाले में कम होगा। जिसके हिसाब से आपका इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ बी में ज़्यादा, ए में कम, बी में ज़्यादा, ए में कम, तो आपका इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो अभी 2 आंसर्स तो हमने काट दिए, 2 ऑप्शंस तो काट दिए हमने। अब देखते हैं म्यू ए और म्यू बी के बारे में क्या कहता है, इसको देखते हैं जरा। तो ये कहता है केएस अपॉन केई को बोलते हैं म्यू। अगर मैं ऐसा देखूँ तो आपको मैं बोलूँ कि आपको ये क्या कह रहा है? कहता है कि म्यू ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू केएस अपॉन केई और म्यू ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू केएस अपॉन केबी ऑफ बी वाला। ठीक है जी? इस केस में आपको पता है क्या? इस केस में आपका सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होंगे, एलिमिनेशन कम होंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होंगे तो म्यू की वैल्यू बहुत हाई आएगी। इस केस में एलिमिनेशन ज़्यादा होंगे। अगर एलिमिनेशन ज़्यादा आएँगे तो म्यू बी की वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब कि म्यू ए ज़्यादा आएगा और म्यू बी आपका कम आएगा। दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी ऑप्शन 3 दैट इज़ म्यू ए ज़्यादा होगा म्यू बी से और के ई ज़्यादा होगा बी वाले का, के ई ज़्यादा होगा ए वाले से। तो आंसर शुड बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको एकदम साफ-साफ यहीं से दिख रहा है, इसमें क्या बताएँ? साफ-साफ तो दिख ही रहा है सब कुछ। आपको दिख ही रहा है अगर आपको ये ग्राफ से ही पूछे कि कौन-सी स्पीड ज़्यादा है, कौन-सी कम है, तो आपको दिख रहा है देखो, ये है स्पीड, इस एक्सिस पे आपको दिख रही है स्पीड। तो इस एक्सिस पे कौन ज़्यादा है? इस एक्सिस पे सी ज़्यादा है, फिर बी है, फिर ए है। तो इस एक्सिस पे सी ज़्यादा है, फिर बी है, फिर ए है। और हम आपको सिखाते थे इस सेक्शन के अंदर कि आप याद करो क्या? राम।
आप राम को याद करो। मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन होता है? सबसे ज़्यादा आरएमएस स्पीड होती है, उसके बाद आपकी एवरेज स्पीड होती है और उसके बाद आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। ऐसा आपको सिखाया जाता था थ्योरी के अंदर। तो इसमें अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको क्या दिख रही है? सी दिख रही है, तो ये सी होगा। उसके बाद बी दिख रही है, तो ये बी होगा और इसके बाद ए दिख रही है, तो ये ए होगा। तो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है कि सी आपका हो आरएमएस, सी है जी आपका आरएमएस स्पीड, जैसे कि ये दिख रहा है। बी आपको दिख रही है एवरेज स्पीड और ए आपको दिख रही है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दैट्स व्हाई आंसर शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करने की कोशिश करी है। क्या कहता है जरा सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास दो बीकर्स हैं। एक बीकर के अंदर तो रखा है जी प्योर सॉल्वेंट। लेट्स से कि यहाँ पे तो है आपका प्योर सॉल्वेंट और एक दूसरा बीकर है, यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट तो है ही है, बट उसके साथ साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी पड़ा है। ठीक है ना? उसके साथ साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी पड़ा है। क्या कह रहा है? अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर टुगेदर सील्ड इन द कंटेनर। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस वाले कंटेनर के अंदर क्या है? इस वाले कंटेनर के अंदर आपके पास सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। तो अगर आप एक छोटी-सी थ्योरी लगाने की कोशिश करो कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा वेपराइज़ हो रहा होगा, तो अभी अगर आप इस दोनों में चेक करो तो इन दोनों में आपको साफ-साफ दिख रहा है कि ये अगर आप देखो तो ये तो अच्छे से वोलेटाइल हो जाएगा। ये तो अपने वेपर्स बना लेगा, जबकि जब आपके पास सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना तो खुद उड़ेगा, ना सॉल्वेंट को उड़ने देगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा कम वोलेटाइल होगा, यहाँ पे कम वेपर्स होंगे। जिस कारण की वजह से मैं ऐसा कह सकता हूँ, जब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर की बात करोगे, वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जब आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप यहाँ पे देख रहे हो, मतलब इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका वेपर प्रेशर हाई होगा और ऑब्वियसली जो आपके वेपर्स होंगे, वो आपके हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ को ट्रांसफर हो जाएँगे। तो ये किधर को ट्रांसफ़र होने लगेंगे, ये इधर को ट्रांसफ़र होने लगेंगे, जिसकी वज़ह से क्या होगा, ये इधर को मूव हो जाएँगे। तो जिसकी वज़ह से क्या होगा, जिसकी वज़ह से मैं कहूँ अल्टीमेटली यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉल्यूम डिक्रीज़, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो हो जाएगा जी डिक्रीज़, जबकि इसका वॉल्यूम क्या होने लगेगा, धीरे-धीरे इंक्रीज़, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी है, वो धीरे-धीरे होने लगेगा इंक्रीज़, जिसकी वज़ह से आंसर शुड बी क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट should be decrease whereas volume of solution must be increase. So volume of solution must be increase, volume of solvent must be decrease. Answer should be option B. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बहुत सिंपल सिंपल सी 4 रिएक्शंस है। दे हो सकता है देखने में पहली नज़र में आपको थोड़े डिफिकल्ट सी लगे, लेकिन अग एक बार क्वेश्चन को प्यार से पढ़ो तो सही, वो आपको दिखाई दे जाएगा। बहुत ईज़ी सी रिएक्शंस हैं। जैसे कि पहली रिएक्शन उसने क्या दिखाई है? पहली रिएक्शन उसने दिखाई है कि आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स है CO H2O होल 6 Cl3 कोबाल्ट H2O होल 6 Cl3 इसका आपने रिएक्शन करा दिया AgNO3 से। तो सिंपल सी रिएक्शन है, ये जो Ag प्लस आयन है वो इसके Cl माइनस आयन को उठा लेगा, जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि कैटायन एनायन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी कि आपका ये जो कोबाल्ट है H2O होल 6 उसके साथ आके जुड़ जाएँगे आपके नाइट्रेट, जबकि Ag के साथ आ जाए चले जाएँगे आपके Cl। तो मैं कहूँ यहाँ पे 3 AgCl बन जाएगा, जबकि आपके नाइट्रेट इसके साथ जुड़ जाएँगे। ठीक है जी? अच्छा, तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे भी 3 लगा सकते हो। इस रिएक्शन को अगर देखें क्या ये रिडॉक्स है? नहीं जी, ये रिडॉक्स नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का चेंज नहीं हो रहा। Ag यहाँ पे भी +1 है, Ag यहाँ पे भी +1 है, Cl यहाँ पे भी -1 है, Cl यहाँ पे भी -1 है, NO3 यहाँ पे भी आपका -1 है, NO3 यहाँ पे भी -1 है और इसको तो अभी चेंज हो ही नहीं रहा। दैट्स व्हाई सेकंड रिएक्शन को चेक करना पड़ेगा। सेकंड रिएक्शन को अगर आप चेक करो तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ओज़ोन फ्रॉम O2। बहुत ईज़ी सी रिएक्शन है कि आपके पास O2 थी जो कि O3 में कन्वर्ट हो गई। इसमें भी अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होना चाहिए, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन होना चाहिए तो आंसर मानेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन विद डाइऑक्सीजन एट 2000 केल्विन। अच्छा जी, ये रिएक्शन उसने दिया कि N2 और O2 को जोड़ो और ऐसा करने से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना दो। ये टिपिकल सी एक रिएक्शन पी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ते हैं नाइट्रोजन फैमिली में। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी-कितनी है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस वक़्त 0 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 दिख रही है, यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 दिख रही है। तो नाइट्रोजन को अगर देखें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 जा रही है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन।
यहाँ अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन 0 से लेकर -2 जा रहा है, जिसकी वजह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ हो रहा है रिडक्शन। इसका मतलब आंसर तो क्या है जी? आंसर तो आपका थर्ड वाला है। इसका मतलब कि ये आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। एक बार फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में इसने क्या बोला है? H2SO4 NH। अरे ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान सी रिएक्शन। कह रहा है एसिड प्लस बेस, तो ये तो आपको आता ही है, एसिड प्लस बेस विल सॉल्ट एंड वाटर। तो एक सॉल्ट बन जाएगा Na2SO4 और एक वाटर बन जाएगा। और ये रिएक्शन भी आपकी कहीं पे भी किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई लास्ट वाली भी आपका रिडॉक्स नहीं है। तो अगर ये पूछ रहा है कि आपसे रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, तो आप बोलोगे रिडॉक्स रिएक्शन तो जी ये है जिसमें N2O2 आपस में रिएक्ट होंगे, जिस कारण की वजह से आंसर शुड बी 3। तो यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उसने लेबोरेटरिकल टेक्निक्स के ऊपर दिया है। उसने बोला है सेपरेशन जो आप करते हैं क्रोमेटोग्राफी से, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। कंपाउंड उसने 3 लिए हैं। एक लिया उसने बेंज़ेनिलाइड, एक लिया है उसने एनिलीन और एक लिया है एसिटोफिनॉन। और मिक्सचर सेपरेट करने के लिए जो उसने बनाया है सॉल्वेंट, वो उसने क्या-क्या बनाया है? वो उसने बनाया हेक्सेन और इथाइल एसीटेट, जिसमें 20% हेक्सेन लिया, 80% आपका इथाइल एसीटेट है। ऐसा कुछ मिक्सचर बना हुआ है। और इन दोनों में अगर मैं बोलूँ तो हेक्सेन आपका कैसा है? हेक्सेन आपका नॉन पोलर है, इथाइल एसीटेट आपका पोलर है। और पोलर चीज़ को ज़्यादा ले रखा है, तो इसके हिसाब से यहीं से समझ में आ जाता है कि जो चीज़ ज़्यादा पोलर होगी, वो जल्दी सेपरेट आउट होगी। तो मैं यहीं से लिख दूँ कि मोर पोलर कंपाउंड विल कम आउट फर्स्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा था, सीक्वेंस ऑफ ऑब्टेन्ड कंपाउंड इज क्या क्या क्या, कौन पहले ऑब्टेन हो जाएगा, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद। ऐसा कुछ आपसे पूछना चाह रहा था। इन दोनों में से पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? ये थोड़ा सा फैक्चुअल बात हो गई कि किसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक आपके पास कंपाउंड है जो कि होता है आपका बेंजेनिलाइड, जो कि देखने में लगता है कुछ ऐसा सा जैसे कि आपके पास बेंजीन रिंग है, देन उसके बाद NH है, देन सी डबल बॉन्ड है, देन एक और बेंजीन रिंग है। एक अगला कंपाउंड है आपका एनिलीन, जिसमें से एक है आपके पास एनिलीन में ऐसा कुछ, और एक तीसरा है आपका एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन आपको देखने में ऐसा कुछ लगेगा जैसे बेंजीन है और उसके ऊपर है सी डबल बॉन्ड और CH3। इन तीनों में से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पोलर तो होता है आपका एसिटोफिनॉन। इस वजह से सबसे पहले सेपरेट आउट होना चाहिए आपका सी। उसके आधार पे ही मेरे को आंसर तो दिख गया आपका ये। बाकी अगर आप देखना चाहो रिपोर्टेड डाटा, तो रिपोर्टेड डाटा के हिसाब से इनके डेवलपमेंट की बात करूं तो इसका डेवलपमेंट कुछ आता है लगभग 2.71 डिबाई, जबकि इसका डेवलपमेंट आता है 1.59 डिबाई, जबकि इसका डेवलपमेंट आता है आपका लगभग कुछ 3.05 डिबाई। जिसके हिसाब से ये सबसे ज़्यादा पोलर है, सबसे ज़्यादा सी सबसे पहले सेपरेट आउट होना चाहिए, फिर ए, फिर बी। जैसा कि मेरे को दिख भी रहा है यहाँ पे, सी पहले, फिर ए, फिर बी। तो आंसर होना चाहिए फोर्थ वन। यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रिफाइनिंग मेथड यूज्ड when the metal and the impurities have low and high melting temperature respectively। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट है, एक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, एक का लो है, तो इसको किससे सेपरेट आउट करें? बहुत इजी सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर नजर आता है, लिक्वेशन। तो जैसा कि आपको पता है लिक्वेशन क्या होता है, लिक्वेशन इज ए टेक्निक आई कैन से। तो मैं बोलूँ कि लिक्वेशन जैसा कि मैंने लिखा कि लिक्वेशन इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड आर एसोसिएटेड विद हाई मेल्टिंग इम्प्योरिटीज। तो लिक्वेशन में जब आपके पास लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल हो और उसके पास जो इम्प्योरिटीज है वो हाई मेल्टिंग वाली हो, तो ऐसे में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंसेस होने पे आपका लिक्वेशन प्रोसेस किया जाता है। वो आपने एक टिपिकल सा प्रोसेस पढ़ा होगा जिसमें ऐसे करके स्लोप सा बनाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे मेल्टिंग कराई जाती है और वो मेल्ट होके आपके यहाँ पे सेपरेट आउट होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया आपका कार्बोहाइड्रेट से, बायोमोलिक्यूल चैप्टर से। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कह रहा है ग्लूकोनिक एसिड कब बनता है, कब नहीं बनता है, सारी बातें कर रहा है जी। ठीक है, एक एक करके बातें पढ़ते चलो, आंसर बहुत प्यार से निकलता जाएगा। तो ध्यान से सुने जरा। एक आपका मेथड होता था, मैं आपको बता दूं, ग्लूकोस को ऑक्सीडेशन करने का। ग्लूकोस में बनाया था एक बार रफली फटाफट से, जैसे ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच 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 CH2OH। तो डी ग्लूकोस,
इस डी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के आप 2 मेथड पढ़ते थे। एक तो पढ़ते थे आप कि ब्रोमीन वाटर से इसका ऑक्सीडेशन कर दो और एक पढ़ते थे आप इसका कि HNO3 की प्रेज़ेंस में इसका ऑक्सीडेशन कर दो। इनमें से अगर मैं बोलूँ तो ऊपर वाला आपका थोड़ा-सा माइल्ड ऑक्सीडाइज़ एजेंट माना जाता है, नीचे वाला आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। जिस केस में दोनों ही केस में जो बीच वाले OH हैं, H है, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता। बस इस वाले केस में क्या होगा, Br2 वाले केस में ऊपर वाला एल्डिहाइड तो हो जाएगा COOH, बाकी सब एज़ इट इज़ रहेंगे कि OH यहाँ, OH यहाँ, OH यहाँ, OH यहाँ और यहाँ पे सब हाइड्रोजन्स और ये CH2OH ये तो ऐसे रहेगा। जबकि HNO3 के केस में दोनों के दोनों आपके COH, COH हो जाते हैं। बाकी सब इंटैक्ट रहेगा। ये OH, OH, ये वाला OH, ये वाला OH सब एज़ इट इज़ रहेंगे। बस फ़र्क यही है कि इस केस में ऊपर वाला COH हो जाता है एल्डिहाइड, इस केस में एल्डिहाइड भी COH हो जाता है और नीचे वाला जो CH2OH है वो भी एसिड आपका COH हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे ग्लूकोनिक एसिड और इसको बोलते हैं ग्लूकारिक एसिड। अब ज़रा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है ग्लूकोनिक एसिड इज़ ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है। ग्लूकोनिक तो आपका ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करने से आता है। ठीक है जी। अगला कह रहा है ग्लूकोनिक एसिड इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी गलत है जी। ग्लूकोनिक एसिड तो एक COH वाला होता है, उसमें 2 COH नहीं होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक एसिटल या हेमी एसिटल। कैन फॉर्म साइक्लिक एसिटल या हेमी एसिटल। नहीं जी, ये भी गलत है। एसिटल हेमी एसिटल नहीं बनाता है ये। नेक्स्ट कह रहा है ग्लूकोनिक एसिड इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ द ग्लूकोज। हाँ जी, ये तो सही है। मैंने आपको बोला कि माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, जब आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोनिक बनता है। जब आपका फुल ऑक्सीडेशन होता है, जब आपका ड्रास्टिक या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकारिक बनता है। तो इसलिए ये लास्ट ऑप्शन मेरे को सही लगता है। जो आपका एसिड बनता है वो आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन से बनता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन शुड बी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से ये क्वेश्चन डिजाइन किया है। कहता है विद इन ईच पेयर ऑफ द एलिमेंट FnCl, Sn सेलेनियम, lithium and sodium respectively, कह रहा the element releases more energy upon the electron gain R। तो इनमें से जो इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा वो ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा। तो आपने देखा होगा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर ऐसे करके आपका जो ये सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होता था। जैसे बिटवीन फ्लोरीन क्लीन क्लोरीन अगर आप देखोगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गिनने एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती थी, फ्लोरीन की कम हो जाती थी। हम बोलते हैं क्लोरीन ज़्यादा ईज़िली एक्सेप्ट करेगा, फ्लोरीन थोड़ा देर से एक्सेप्ट करेगा। बाकी इसके अलावा अगर आप सेकंड और थर्ड पीरियड की बात नहीं कर रहे हो, इन जनरल बात कर रहे हो, तो ऐसे में बाकी जगह पे नॉर्मल सीक्वेंस रहता था। तो जैसे अगर आप बात करो सल्फर और सेलेनियम, तो सल्फर कुछ यहाँ आएगा, सेलेनियम कुछ यहाँ आएगा। लिथियम सोडियम आपका कुछ यहाँ आएगा। तो बाकी सब नॉर्मल होंगे, बस इन दोनों में प्रॉब्लम है। नॉर्मली तो क्या होता है, इधर से इधर जाने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी बढ़ती है और इधर को इधर जाने में आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी घटती है। बस एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि ये फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा होगा। तो इन बिटवीन फ्लोरीन क्लोरीन कौन ज़्यादा होगा? फ्लोरीन क्लोरीन में से क्लोरीन ज़्यादा होगा। सल्फर सेलेनियम में मैंने आपको बताया टॉप टू बॉटम घटती है। तो सल्फर सेलेनियम में कौन ज़्यादा होगा? सल्फर सेलेनियम में आपका सल्फर ज़्यादा होगा। और लिथियम सोडियम में भी मैं कह पाऊँ कि टॉप टू बॉटम घटती है, इसलिए लिथियम सोडियम में से सोडियम का ज़्यादा होगा। दैट्स व्हाई आंसर शुड बी क्लोरीन सल्फर देन लिथियम। क्लोरीन सल्फर देन लिथियम, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द अमोनिया इज रिलीज्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन है, देखते हैं। और कह रहा है यहाँ से जो अमोनिया निकलेगी वो इन चारों में से किससे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अच्छा जी, तो पहले तो यही निकालना है कि अमोनिया कितनी निकलेगी, उसका हमें कुछ पता लग जाए, उसके इक्विवेलेंट पता लग जाए, उसके मिलीमोल्स पता लग जाए, तो फिर हम चारों ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं सबसे पहले चेक करूँ क्या, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखने की कोशिश करूँ। रिएक्शन क्या है आपकी यूरिया की, यूरिया है आपके पास C डबल बॉन्ड और NH2। इसको ये कहता है कि आपने क्या किया, आपने NaOH से रिएक्शन किया, तो ये टिपिकल सी रिएक्शन होती थी। 2NaOH विल गिव 2NH3 प्लस Na2CO3। एक ये रिएक्शन आपकी यूरिया की पाई जाती है। इस रिएक्शन में अगर देखें तो आपके पास गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है 0.6 ग्राम्स ऑफ यूरिया आपको गिवन है। तो मैं बोलूँ गिवन क्या है, गिवन है आपके पास यूरिया का 0.6 ग्राम।
अगर मैं यूरिया के मोल्स निकालना चाहूँ तो वो आ जाएँगे 0.6 डिवाइड बाय 60 दैट इज़ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना? और अगर मैं मिलीमोल्स निकालना चाहूँ तो वो आ जाएँगे आपके क्या 0.6 इंटू 60 इंटू 1000, जिसके हिसाब से मिलीमोल्स कितने आ गए? मिलीमोल्स आ गए आपके पास 10 मिलीमोल्स। तो मैं कहूँ इनिशियली आपको ये कितने मिलीमोल्स दिए गए हैं? 10 मिलीमोल्स। आपको यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दिख रहा है कि यूरिया का जब 1 मोल रिएक्ट करता है तब अमोनिया के 2 मोल्स बनते हैं। तो मतलब कि इसके जब 10 मिलीमोल्स रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने बनेंगे? इसके 20 मिलीमोल्स बनेंगे। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 20 मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। अमोनिया विल फॉर्म्ड। अब इस 20 मिलीमोल्स अमोनिया को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए 20 मिलीमोल ही मेरे को एचसीएल चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से कहाँ से 20 मिलीमोल्स आएगा? ऑप्शन ए से ही आ जाएगा। पहले ऑप्शन को अगर मैं चेक करूँ फर्स्ट ऑप्शन को, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास जो एचसीएल है वो कितना है? वो है आपके पास 0.2 नॉर्मल और 100 एमएल। अगर मैं यहीं पे बोलूँ नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी दोनों सेम होगी एचसीएल की, तो ये 0.2 मोलर है इंटू 100 एमएल है। अगर मैं इसके मिलीमोल्स निकालूँ तो मिलीमोल्स क्या हो जाएँगे? मिलीमोल्स इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2 इंटू 100। इसका मतलब है ये भी कितने हैं 20 मिलीमोल्स। तो मेरे को बाकी सब ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 20 मिलीमोल्स ऑफ HCl विल न्यूट्रलाइज़ 20 मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया व्हिच विल कम आउट बाय दिस रिएक्शन। ठीक है ना? तो इसका मतलब है आपका आंसर क्या होना चाहिए? योर आंसर शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट? कौन-कौन से एबीसीडी में से करेक्ट ऑप्शंस हैं? जैसे कि पहला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस डाई ऑक्सीजन। हाँ जी, ये बहुत फेमस सी रिएक्शन है। H2O2 जब टूटता है तो वो H2 और O2 में टूटता है। तो जी यहाँ से O2 बनता है। बहुत अच्छी रिएक्शन बोली उसने। बी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कि आपने ऑप्शन ए में किया उसी तरह से KCl O3, लेड नाइट्रेट और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट इनको जब हीट करोगे तो डाइऑक्सिजन O2 बनेगा कि नहीं? तो हाँ जी, वैसे बनता तो है ये देख लेते हैं रिएक्शन। KClO3 की रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन होती है ये, ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि KClO3 से KCl और O2 बन जाता है। इससे आपके O2 बनेगा, ठीक है ना? दूसरी पूछ रहा है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का भी अगर आप डिकम्पोज़िशन करोगे तो ऐसा करने से भी आपका लेड ऑक्साइड बनेगा PbO प्लस NO2 बनेगा और O2 बनेगा। इससे भी O2 बनता है जी, ये भी सही लग रहा है। तीसरा स्टेटमेंट तीसरे रिएक्शन में देख लेते हैं NaNO3। NaNO3 को जब हम हीट करते तो हम पढ़ते थे NaNO2 बनता है और साथ में O2 बनता है, ये भी ठीक है। तो इसके हिसाब से अभी तक तो आपका ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी कहता है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन इज़ यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बोला, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए आपको ये एक टिपिकल सा लैबोरेटरिकल मेथड होता था। दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम परबोरेट। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगर आप देखना चाहो तो मैं एक बार फटाफट से आपको इन 2 रिएक्शंस के दर्शन करा दूँ, देखना ज़रा। तो ये है आपकी ऑप्शन सी जिसमें आपसे कह रहा था कि अगर आप 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन लेके चलो तो उससे आप H2O2 बना पाओ। तो एक टिपिकल सी रिएक्शन होती थी उससे आपका H2O2 बन जाता था। यहाँ पे उसने 2 ब्यूटाइल ले रखा है, 2 इथाइल से भी हो जाएगा। दूसरा देखें ज़रा। नेक्स्ट Similarly, hydrogen peroxide is used for the manufacture of sodium perborate. सोडियम परबोरेट इसको बोलते हैं जहाँ पे आपको पेरोक्साइड बॉन्ड दिख रहा है, जहाँ पे आपको ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, ओ बॉन्ड। तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप सोडियम मेटाबोरेट लेके चलते हो और उसको अगर आप H2O2 से ट्रीट करते हो, तो ऐसा करने पे आपका यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड बन जाते हैं और इसकी वजह से आपका बन जाता है सोडियम परबोरेट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके चारों ऑप्शन ही सही हैं, इसलिए आंसर शुड बी योर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर सा, बहुत ईज़ी सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उसने डिज़ाइन किया। कह रहा है सबसे पहले तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपके पास पैरा पे CH3 और ऊपर एनिलीन NH2 है। कह रहा है AC2O। AC2O अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको बता दूँ ये एनहाइड्राइड की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। और हमने पढ़ा था कि अगर इस तरीके से आप एनहाइड्राइड इसके ऊपर यूज़ कर लो तो ऐसा करने में यहाँ पे अमाइड जैसा बन जाता है, AC लग जाता है मतलब NHCO CH3 लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा अभी कम रिएक्टिव हो जाएगा। एनिलीन जब ये था तो बहुत रिएक्टिव था, अब ये थोड़ा-सा कम रिएक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद आपने इस पे ब्रोमिनेशन करा दिया, ब्रोमिनेशन कराया तो Br2 CH3COH। तो CH3COH के केस में प्रेज़ेंस में आपका ब्रोमिनेशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे
ऑर्थो पोजीशन पे बी आर लग जाएगा, क्योंकि पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी घिरा हुआ है, तो बचा क्या? बचा सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन। तो यहाँ सी एस थ्री लगा हुआ था, यहाँ पे बी आर और लगा दो। अब जरा चेक करो कि चार ऑप्शन में से आपको यहाँ कहीं दिख रहा है? हाँ जी, ये दिख रहा है। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अमंग द स्टेटमेंट ए बी सी डी, हाउ मेनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट। बहुत हाईलाइट करना चाहूंगा मैं इस शब्द को, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। ठीक है जी। एक एक करके अगर आप देखते चलोगे तो सारे स्टेटमेंट्स आपको समझते आते जाएंगे। जैसे कि आपसे कह रहा है कोबाल्ट थ्री। कोबाल्ट थ्री प्लस आयन की अगर बात करें तो ये कौन सा सिस्टम होगा? ये थ्री डी सिक्स सिस्टम होगा। थ्री डी सिक्स सिस्टम को अगर मैं ग्राउंड स्टेट में बनाऊं तो वो देखने में कैसा लगेगा? उसका डी ऑर्बिटल, ये एस, ये अगला वाला पी, और ये पुराना वाला थ्री डी सिक्स। तो थ्री डी सिक्स के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फिलअप करूं तो वो कैसे फिलअप होंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ग्राउंड स्टेट में तो ऐसे फिलअप होंगे। लेकिन अगर आपके पास आ जाता है क्या? कोबाल्ट थ्री प्लस आयन विद स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की टेंडेंसी होती है कि वो भाई पेयर अप करा देगा। और अगर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो ऐसे केस में D2sp3 बनाएगा। मतलब कि क्या करा देगा? आपको ये करा देगा जी, इसकी करा देगा इसके साथ पेयरिंग, और इसकी इसके साथ पेयरिंग करा के अंदर बैठा देगा सबको। इसका मतलब है कि सब एक दूसरे से पेयर हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। और ये जो आपको दिख रहा है बाकी के बचे हुए ये ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल आपके यूज हो जाएंगे। कौन यूज करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आके यहाँ बैठ जाएगा। तो लिगेंड आके यहाँ बैठ जाएगा। यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगी आपकी, वो हाइब्रिडेशन आपकी क्या होगी? वो हाइब्रिडेशन होगी आपकी D2sp3। तो यहाँ से जो मेन बात पकड़ में आ रही है, सारे के सारे पेयर्ड हो गए। अगर पेयर्ड हो गए तो स्पिन की अगर मैं बात करूँ तो ये तो लो स्पिन है। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो आप हाई स्पिन बोलोगे। यहाँ तो ये कह रहा है आपसे लो स्पिन। आपसे स्टेटमेंट क्या बोला उसने? ऑक्टाहेड्रल थ्री प्लस कॉम्प्लेक्स विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर हैविंग वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट। ये बिल्कुल गलत है जी। इसका तो लो स्पिन होगा, हाई स्पिन नहीं होगा। ए स्टेटमेंट तो हो गया आपका गलत। ठीक है जी। अब देखते हैं बी स्टेटमेंट को पकड़ते हैं एक बार। बी स्टेटमेंट क्या कहता है? बी स्टेटमेंट को अगर आप पकड़ें तो बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि अगर आपका पेयरिंग एनर्जी डेल्टा ओ से आपका कम हो, मतलब डेल्टा नॉट कम आपका कम हो और पेयरिंग एनर्जी आपकी ज़्यादा हो। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तो ऐसे में आपकी पेयरिंग क्या है? आपकी पेयरिंग नीचे T2G में हो नहीं पाती। पहले सारे सिंगल सिंगल भरते हैं, फिर उसके बाद पेयरिंग करते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बार आपके पास नीचे T2G होगा, ऊपर EG होगा, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो पहले आप जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले सिंगल सिंगल भरोगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर यहाँ पे पेयरिंग करोगे छः। तो उसके हिसाब से ये क्या है? उसके हिसाब से आए T2G4 EG2, T2G4 EG2। हाँ जी, सेकंड स्टेटमेंट मेरे को सही लग रहा है। सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? थर्ड स्टेटमेंट आपका कहता है कि अगर आपके पास क्या है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट अब्सॉर्ब्ड बाय कोबाल्ट इथिलीन डायमीन एंड कोबाल्ट फ्लोराइड। अच्छा, एक बार आपको लेके चल रहा है कोबाल्ट इथिलीन डायमीन थ्री प्लस, और एक बार इसके वर्सेस में आपको लेके चल रहा है किसके साथ? कोबाल्ट फ्लोराइड थ्री माइनस। अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये जो इथिलीन अमीन है और ये है, इन दोनों के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो इथिलीन अमीन आपका कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और ये कैसा है? ये रिलेटिवली आपका वीक फील्ड लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका जो एनर्जी गैप होगा, मतलब T2G EG का जो बीच में जो गैप होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इनके बीच में जो T2G EG का गैप होगा वो काफ़ी कम होगा। T2 EG का गैप कम होगा। अगर गैप बड़ा या गैप कम है, इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ? इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो एनर्जी डिफरेंस होगा, यहाँ की एनर्जी आपकी क्या होगी? हाई होगी। यहाँ की एनर्जी डिफरेंस आपके क्या है? ये एनर्जी आपका कम है। और जिसका एनर्जी हाई होता है उसका लैम्डा कम होगा, जिसका एनर्जी कम होगा उसका लैम्डा हाई होगा। जिसके हिसाब से क्या होना चाहिए? जिसके हिसाब से इसका तो होना चाहिए जी लैम्डा कम, और इसका होना चाहिए लैम्डा ज़्यादा। जो कि स्टेटमेंट दे भी रहा है कि कोबाल्ट इथिलीन डायमीन वाले का लैम्डा होगा कम और दूसरे वाले का लैम्डा होगा ज़्यादा। तो उस हिसाब से ये सी स्टेटमेंट भी आपका सही है। डी स्टेटमेंट को और पढ़ लेते हैं एक बार जरा। डी स्टेटमेंट क्या कहता है? तो डी स्टेटमेंट को और पढ़ते हैं। डी स्टेटमेंट क्या बोलता है? अगर आपके पास डेल्टा टी है और डेल्टा ओ की बात करें
तो आपको फॉर्मूला पता है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 419 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ होता है। तो अगर आपको डेल्टा ओ उसने क्वेश्चन में दे ही दिया तो डेल्टा टी आप यहाँ से निकाल लो, 4/9 टाइम्स ऑफ 18 डबल, कितना दिया, 1800, तो डेल्टा टी आपका कितना आ गया, डेल्टा टी आ गया आपका 8000। अगर आप यहाँ से चेक करने की कोशिश करें तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास डेल्टा ओ हो कितना, अगर आपके पास डेल्टा ओ हो 18,000, तो आपके पास डेल्टा जो टी आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 16,000। ये स्टेटमेंट गलत है जी, डेल्टा टी तो आपका आएगा 8,000, 16,000 नहीं आएगा। जिसके हिसाब से जो इनकरेक्ट ढूंढने के लिए आपसे बोल रहा था, इनकरेक्ट आपके कौन कौन से हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो आंसर शुड बी दिस ऑप्शन नंबर 4, ए एंड डी आर द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सुंदर सा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उसने डिजाइन किया। देखे जरा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बोलता है कि सबसे पहले आपने इसको एचबीआर से अटैक कराया। एचबीआर से अगर आप अटैक कराओगे, सबसे पहले एचबीआर इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट करने के लिए ये क्या कर देगा, यहाँ पे मैं कहूँ ये जो आपके पास यहाँ लोन पेयर होंगे, वो लोन पेयर जाके इस एच पे अटैक करेंगे, इस बी आर को निकाल देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होके मैं दिखा दूं कैसा दिखेगा। प्रोटोनेशन होके ये आपका कुछ ऐसा सा नजर आएगा। अभी ये क्या बोल रहा है, अभी आपसे कह रहा है कि अगला क्या हो रहा है, अगला आपका बी आर माइनस आके अब इस पे अटैक करेगा। जो आपका फर्स्ट स्टेप से बी आर माइनस निकला था, वो अब आके इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इस कार्बन पे जाके अटैक मारेगा और ये इस बॉन्ड को खोल देगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपके जाके ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या बनेगा, जिसकी वजह से आपका बनेगा समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। ओ एच आ गया, फिनॉल का डेरिवेटिव बन गया, तो कुछ ठीक है जी। उसके बाद बना ऐसा 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 ऐसा, देन बी आर, और यहाँ पे बना आपका सी एच टू बी आर। उसके बाद इसने बहुत सुंदर एक रिएक्शन कराई, कह रहा है जी सोडियम ड्राई ईथर। सोडियम ड्राई ईथर को आप याद करो, ये रिएक्शन आपकी वुड्स रिएक्शन होती थी। और वुड्स रिएक्शन का मतलब क्या होता था कि आप दोनों बी आर को निकाल दो और सीधा सीधा इस कार्बन को इस कार्बन से मिला दो। इस कार्बन को इस कार्बन से मिलाने के बाद कितना मेंबर रिंग बन जाएगी, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि बेंजीन के पास 6 मेंबर रिंग आ गई एक। तो बेंजीन तो पहले से था ही, ठीक है जी, यहाँ पे आपका 6 मेंबर रिंग और आ गया। ठीक है, और ये ओ एच ऐसा का ऐसा यहाँ रहेगा। ठीक है ना। इस हिसाब से अगर आप देखें तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है देखते हैं। एक तो आपका बन रहा है ये और एक बन रहा है ये, दो आंसर्स आपके आ रहे हैं। तो अच्छा, फर्स्ट में ये आपका बना, ये तो मैच कर रहा है जी इससे, और ये मैच कर रहा है इससे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा, कह रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है आपको इथेन का। तो इथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए पहले इथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख लें। इथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी, 2 कार्बन सॉलिड रिएक्ट करेंगे, सॉलिड भी ग्रेफाइट वाले, 3H2 गैशियस से, और बनाएंगे 1 मोल ऑफ C2H6 गैशियस। ठीक है जी। और आपको जो डेटा दिया गया है वो दिया गया है हीट ऑफ कंबशन का। अगर आपके पास कभी डेटा हीट ऑफ कंबशन का होता है और हीट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है, तो इसमें जी होता है उल्टा। जैसा कि आप ज़्यादातर आप पढ़ते हो कि समेशन ऑफ द हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, लेकिन इस केस में होगा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। जैसा कि आपका बॉन्ड एनर्जी में होता है, तो दो जगह पे ऐसा होता है, आपको याद रखना होगा ये बात। जब भी हीट ऑफ कंबशन का गिवन डाटा हो या फिर बॉन्ड एनर्जी का गिवन डाटा हो, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप डेल्टा एच ऑफ द रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ द प्रोडक्ट करोगे। इसका मतलब कि यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी आपको करना होगा कि अगर आपको डेल्टा एच नॉट निकालना है इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट समेशन ऑफ द डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ द डेल्टा एच नॉट ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि डेल्टा एच नॉट जो गिवन डाटा है वो आपको हीट ऑफ कंबशन के फॉर्म में गिवन है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच ऑफ द कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस 3 times the delta H of the combustion of H2 gaseous। ठीक है जी। अच्छा, आगे कहता है माइनस डेल्टा एच नॉट ऑफ द कंबशन ऑफ क्या, C2H6। तो यहाँ पे जरा एक बार सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डाटा को, तो ये दे रहा है आपको माइनस का 2 times 286 माइनस 3 times 393.5 माइनस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई कैन से 1560। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है माइनस में 192.5 किलो जूल। और अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो आंसर मेरा सही होगा, दैट इज माइनस 192.5 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, जिसमें आपको ये रिएक्शन देखते ही समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पे लेके जाना चाह रहा है आपको। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब आप क्लोराइड का टेस्ट करते थे और आप क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते थे, वहां पे आपको लेके जाना चाहता है। आप एक बार याद करो, NaCl को जब आप K2Cr2 से रिएक्ट कराते थे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड बन जाता था। एक बार मैं आपको लिख के दिखाता हूँ रिएक्शन। ये बनेगा NaCl, इसको आप रिएक्ट कराओगे K2Cr2O7 से, और H2SO4 की प्रेजेंस में जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है। और यहाँ पे हम बोलते हैं जैसे ही आपका CrO2Cl2 बना, इसको आप डाल दो जी NaOH में, इन वेपर्स को। तो ऐसे ही जैसे ही आपने इसको इसमें डाला तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पे बन जाता था Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट, जो कि येलो कलर का सोल्यूशन होता था। याद करिए उस रिएक्शन को जो हम टेस्ट करते थे, टेस्ट फॉर क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है ना। अच्छा, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप और जरूरी दिया है, आपको कह रहा है Na2CrO4 जो आपका बना है उसको आपने H2SO4 और H2O2 से रिएक्शन कराया। ये एक बहुत टिपिकल सी रिएक्शन होती थी क्रोमियम का पेंटाऑक्साइड बनाने की। ये भी पेरोक्साइड होता था, आपको याद होगा ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आपके पास क्रोमियम डबल बॉन्ड O और यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड होते थे। ये टिपिकल सा CrO5 की प्रिपरेशन की रिएक्शन है। तो आपसे कहना चाह रहा है कि जो भी आपके प्रोडक्ट बने ABC, ABC क्या क्या है? A तो है जी ये, B है आपका ये, और C है ये। ABC जो भी आपके प्रोडक्ट बने उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? कह रहे हैं द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच ऑफ ए बी एंड सी। तो इनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो, CrO2Cl2, Na2Cr और 4O, एक क्रोमियम और 5 आपके पास ऑक्सीजन। सबको सम अप करोगे तो आंसर आना चाहिए आपका 18। तो आंसर शुड बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन उसने डिजाइन किया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन उसने बनाया। आयनिक इक्विलिब्रियम से बफर पे लेके जाएगा क्वेश्चन को, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट दिया। सीधा सीधा नहीं कह रहा है कि बफर बनाए। देखना जरा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा सा है, आपसे कह रहा है कि आपके पास CH3COH है और एक आपके पास HCl है। दोनों के बारे में बता रहा है कौन कितना कितना पड़ा है। जैसे कि इसके बारे में कह रहा है कि 3 ग्राम्स पड़ा हुआ है, और इसके बारे में कह रहा है कि 250 ml पड़ा है और 0.1 मोलर पड़ा है। तो इसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कौन कितना कितना पड़ा हुआ है। अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो मैं ऐसा बोलूँ कि मोल्स ऑफ CH3COH कितने पड़े हुए हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लो बाय द फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये मोल्स आपके पास कितने आ गए? 1/20 आ गए। ठीक है जी। इसके हिसाब से अगर मैं मिली मोल्स निकाल दूं, मिली मोल्स ऑफ CH3COH मेरे को निकालने हो कभी, तो मिली मोल्स ऑफ CH3COH अगर आप निकालोगे तो डेट विल बी 1/20 इंटू 1000 करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से 50 मिली मोल्स। तो भाई ये आ गए मेरे पास। ऐसे ही HCl के बारे में निकालो कि इसकी कितनी मिलीमोल्स मेरे पास हैं, तो आप सिंपल मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, मतलब कि 0.1 इंटू 250 कर दो। ऐसा करने से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में इसके कितने मिलीमोल्स आपको गिवन है। तो ये तो जी हो गया आपका एक गिवन डाटा, कि गिवन डाटा ये है। लेकिन ये सारा स्टफ जो भी था, ये सारा स्टफ था आपका 500 ml में, 500 ml में इतना था। और आपको लेकिन क्वेश्चन में दिया है 20 ml में कितना होगा। तो आपको ये यूनिटी मेथड से निकालना पड़ेगा, यूनिटी मेथड से करना पड़ेगा। 500 ml में अगर इतने मिलीमोल हैं, 20 ml में कितने हैं। तो इस तरीके से आपको निकालने पड़ेंगे कि HCl के और CH3COH के 20 ml में कितने कितने मिलीमोल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ से मिलीमोल्स निकालूं दोनों के कितने कितने होंगे, तो मैं निकालूं 20 ml के अंदर कितने मिलीमोल्स होंगे। तो 50 डिवाइड बाय 500 इंटू 20, ये तो हो जाएंगे जी आपके किसके? मिलीमोल्स ऑफ CH3COH प्लस HCl के मिलीमोल्स कितने होंगे? 25 इंटू 500 इंटू 20। इसका मतलब इसके मिलीमोल्स कितने होंगे? मिलीमोल्स ऑफ दिस HCl, मिलीमोल्स ऑफ HCl इज इतना। ठीक है जी। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे दिस विल कम आउट टू बी कितना? आपके पास हो जाएंगे 2 मिलीमोल्स तो आएंगे किसके? CH3COH के। और आपके पास आएगा जी कितना? 1 मिलीमोल आ जाएगा आपके पास HCl का। फाइनली मेरे पास सब कुछ आ गया कि 500 ml के अंदर इतने इतने मिलीमोल्स हैं इन दोनों के, 20 ml के अंदर CH3COH और HCl के इतने इतने मिलीमोल्स हैं। अब जब आपके पास 20 ml जब आ गया, इसको आपने ट्रीट किया किसके साथ? NaOH के साथ। और उसमें भी आपको पता है कि इन दोनों में से अगर देखा जाए तो ये वीक एसिड है
और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए NaOH पहले स्ट्रॉन्ग से रिएक्ट करेगा, फिर अगर बचेगा तो वीक से रिएक्ट करेगा। तो पहले स्ट्रॉन्ग से इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH की। तो NaOH की रिएक्शन अगर आपने स्ट्रॉन्ग से कराई तो क्या दिखती है, देखिएगा ज़रा। NaOH की रिएक्शन आपने स्ट्रॉन्ग से कराई तो मैं आपको कहूँ कि HCl और NaOH आपस में रिएक्ट होंगे, टू गिव यू NaCl प्लस पानी। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई, इसका आपके पास 1 मिलीमोल, इसका है 2.5 मिलीमोल्स, मिलीमोल्स हैं ये। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन ये पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 1.5 मिलीमोल्स अभी भी बचा रह जाएगा। और मैंने आपको बोला कि जो भी आपका NaOH फर्स्ट रिएक्शन से बचा रह जाएगा, अब वो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा। तो अब एसिटिक एसिड के साथ लिखते हैं CH3COH प्लस NaOH विल गिव एसिड प्लस फिजिबल सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट बनेगा आपका CH3CONa और बनेगा आपका कुछ पानी। ठीक है जी। हमारा मेन कंसर्न तो इन तीनों से है, पानी कुछ बनेगा, ठीक है। ये कितना गिवन है इसको मैं लिख लूँ, ये आपके पास गिवन था 2 मिलीमोल्स और ये ऊपर वाले रिएक्शन के बाद बचा 1.5 मिलीमोल्स। अगर आप इन दोनों के रिएक्शंस करा दो तो रिएक्शन कराने के बाद आपको दिख रहा है ये लिमिट रिएजेंट है, ये एक्सेस रिएजेंट है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, जबकि ये आफ्टर रिएक्शन आपके पास 0.5 मिलीमोल्स बच जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनिशियली आपके पास 0 था, आफ्टर रिएक्शन ये कितना बन जाएगा, 1.5 मिलीमोल्स ये बन जाएगा। अगर आप फ़ोकस करो तो आपको एक बहुत अच्छी-सी प्यारी-सी बात यहाँ पे नज़र आएगी कि आपके पास बच क्या रहा है, एक वीक एसिड बच रहा है और उसका कॉन्जुगेट बेस बच रहा है या फिर उसका सॉल्ट बच रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अगर इन दोनों का कॉम्बो को देखो तो ये दोनों कॉम्बो कैसा बिहेव करेंगे, ये बफर जैसा बिहेव करेंगे। तो बफर की पीएच निकालने का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, बफर इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ऊपर सॉल्ट की कंसंट्रेशन मतलब CH3CONa की कंसंट्रेशन, नीचे आपकी एसिड की कंसंट्रेशन CH3COH की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से मैं बोलूँ पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, 4.75 प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पे आप रखो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5। ऐसा करने पे पीएच विल कम आउट टू बी कितना, 5.23। तो आंसर शुड कम आउट टू बी 5.23। तो यहाँ का आंसर आना चाहिए आपका 5.23। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट एस्पार्टिम। अब एस्पार्टिम का स्ट्रक्चर भाई अगर तुम्हें याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं याद होगा तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है कि एनसीईआरटी को बहुत थॉरोली रीड करें, खास करके केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ जैसा जो चैप्टर है आपके पास, उस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से देखें, उसके स्ट्रक्चर्स को अगर मेमोराइज करने की कोशिश कर सकते हो तो करो। ठीक है, अदरवाइज अगर एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा क्वेश्चन आए और आपको इसका ज्ञान ना हो इस क्वेश्चन का, तो बेटर इज टू लीव दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन कुछ भी रैंडम कुछ भी आंसर देने के। एक बार देखते हैं जरा एस्पार्टिम का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में क्या दिया है, देखें जरा। तो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये है जी आपका एस्पार्टिम। इसमें पूछ रहा है sp2 हाइब्रिडाइज कौन कौन है, तो sp2 हाइब्रिडाइज देखें जरा। एक तो सी डबल बॉन्ड सारे sp2 हाइब्रिडाइज होंगे और बेंजीन के जितने भी कार्बन होंगे वो सब sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। तो कौन कौन sp2 हाइब्रिडाइज है देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बहुत सिंपल सही क्वेश्चन है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो। इस वजह से आंसर क्या आ जाएगा, 9 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लोकुलेशन वैल्यू के ऊपर है। फ्लोकुलेशन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो क्या कहता है, ये कहता है कि द मिनिमम कंसंट्रेशन, तो आपसे क्या कह रहा है, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन ऑफ अ सोल इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन वैल्यू। तो आपसे क्या कहता है कि द फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ द HCl और आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड की बात कर रहा है जो कि एक नेगेटिव सोल होगा, कह रहा है इज 30 मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ H2SO, 30 मिलीमोल्स पर लीटर इफ H2SO4 is used for the flocculation of this। कह रहा है the amount in grams of H2SO4 in 250 ml required for the above purpose is क्या, H2SO4 का अमाउंट निकालना है अगर 250 ml के लिए आपको जज करना हो तो। देखे जरा एक बार क्या कहता है क्वेश्चन में। कह रहा है, कहता है कि अगर मैं देखूं कि मिलीमोल्स ऑफ HCl पर लीटर रिक्वायर्ड, जो कि आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में कितना, 30 मिलीमोल्स। ठीक है जी। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं कि मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 पर लीटर रिक्वायर्ड, ये अगर आप देखें तो ये आपको क्या होंगे, ये आपके होंगे 15 मिलीमोल्स।
तो अगर ये 13 है 30 है तो ये आपके 15 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है और ये एक H प्लस आयन रिलीज करता है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट मैं बोलूँ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 पर 250 ml, 250 ml के लिए अगर मैं निकाल दूँ तो मैं यूनिटरी मेथड लगा लूँगा, उसके हिसाब से आ जाएगा 100 इंटू 250 और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 15/4, 15/4 मिलीमोल्स। वेट ऑफ H2SO4 अगर मैं यहाँ से निकालूँ इन मिलीमोल से, दैट विल कम आउट टू बी 15/4 इंटू 10⁻³ इंटू 98। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कैलकुलेट करके जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 0.37 ग्राम्स। तो जो ये आपसे पूछना चाह रहा था कि इन ग्राम्स द H2SO4 in 250 ml required for the above purpose, that should be 0.35 ग्राम, सॉरी 0.37 ग्राम्स। थैंक यू।